अपने ETF की यूनिट को बेचना चाहा जिसकी एनएवी चल रही है 100, लेकिन बिल्डर है वो बोल रहा है मैं तो 80 ही दूंगा। या तो आप 80 पे दोगे, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई खरीदने वाला 100 पे नहीं है तो आपका वो लिक्विडिटी की इशू आ सकती है। निखिल कामत ने जेरोदा पे ट्वीट भी डाला था कि ETFs के प्राइसेस वर बिहेविंग इरेटिक, जहाँ पे जो एनएवी है उसके 4-5% ऊपर नीचे घूम रहे थे। लोगों को लगता है कि भाई इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बड़ा सिंपल है, सिंपल तो नहीं है। अगर किसी इन्वेस्टर को डिसाइड करना हो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है तो उसे क्या फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे? जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है फाइनेंसेस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी वे में समझाना। और आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता एंड गुड टू बी हियर। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है। हाँ जी। चलो आज इन तीनों को सिंपल शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड एंड ETF फंड, इसमें डिफरेंसेस क्या है? यस, ये बहुत ज़रूरी है, सबको समझ लेना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट। देखो, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड बोला जाता है, वो क्या होते हैं? इस फंड में सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं या AMC को देते हैं। AMC एक फंड मैनेजर को देती है, तो सबका पैसा वहाँ जाता है, जिसमें एक पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, जो कि फंड मैनेजर्स बोलते हैं, जिसको वो मैनेज करता है। ठीक है, वो अपने रिसर्च के हिसाब से स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, और जब उसको लगता है कि वो ओवर वैल्यूड हो गए तो उसको सेल भी करता है। तो उसको आपके पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करता है। बिल्कुल। जब वो मैनेज करता है तो एक म्यूचुअल फंड 40 से 50 स्टॉक्स तक भी इन्वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो 40-50 स्टॉक्स को रिसर्च करके आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड तरीके से वो इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल। और उसका यूनिवर्स होता है कि पूरी मार्केट में कहीं से भी कोई भी स्टॉक ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली वो करता है। अच्छा, जब वो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो फीस चार्ज करता है, जो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपको वो एक्सपेंस देना होता है उसका। वो कितना होता है? एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में 1 से 2% तक हो सकता है। बिल्कुल। और उस फंड मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाना। और हर म्यूचुअल फंड, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता है, वो उसका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो उसका मेन एम होता है, रादर उसका ब्रेड एंड बटर जो लाई करता है, वो लाई करता है कि वो बेंचमार्क से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाएगा। बिल्कुल। तो उसका एम रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना के देना। दूसरा आते हैं अभी पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड बोलते हैं इनको। जो पैसिव फंड्स होते हैं उनमें जो है आप पैसे देते हो म्यूचुअल फंड की तरह, वो भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्टिवली मैनेजमेंट वहाँ पे चाहिए नहीं। एक इंडेक्स है, जिस इंडेक्स बेस्ड पैसिव फंड में आपने पैसे लगाए, जो इंडेक्स में स्टॉक्स हैं जिस कंपोजिशन में, उसी कंपोजिशन में वो इंडेक्स फंड जो है स्टॉक्स लेता है, तो वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। Okay. तो इंडेक्स को हग करके वो इन्वेस्ट चलता रहता है। तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाना, लेकिन वो ज़्यादा रिटर्न्स बना नहीं पाता, वो इंडेक्स के बराबर ही एट मैक्स रिटर्न्स बनाएगा, क्योंकि इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। Okay. और उसमें भी एक्सपेंस रेशियो भी होता है, और उसमें साथ में एक ट्रैकिंग एरर भी होता है, जो कि काफ़ी लोग नहीं समझते हैं। तो आपका इंडेक्स में लगाए हुए पैसे कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। जायज़ है कि वहाँ पे कोई एक्टिवली मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। Okay. अच्छा, अभी आते हैं ETF, जो कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भी एक पैसिव या इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं, और वो भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव तो होता है रिटर्न्स बनाना, लेकिन रिटर्न्स वेरी करते हैं कि इंडेक्स कितना परफॉर्म कर रहा है, या जिस ETF में जिसको वो फॉलो कर रहा है बेंचमार्क को, उस हिसाब से आपके रिटर्न्स फॉलो करते हैं। और उसमें भी एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन कम होता है। Okay. तो ये तीनों हो गए। अभी तीनों में अभी सबसे पहले आता है, लोगों को लगता है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, वो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो होती है कि जब आपके कोई AMC या फंड मैनेजर पैसे मैनेज कर रहा है, तो उस पर कुछ वो चार्जेस लेते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी होते हैं, मार्केटिंग चार्जेस भी होते हैं, और उसमें सारे चार्जेस मिला के एक टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, TER बोलते हैं। Okay.
मान लीजिए अगर वो 1 या 1.5% है, 1.5% से माने तो अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 1.5% उसमें साल में जो भी आपके गेन्स आए, जो भी आपकी वैल्यू है वो चार्ज करेंगे ऐसे एक्सपेंस रेशियो। ओके। तो 1 लाख पे 1.5% होता है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये आपके जो भी वैल्यू है, जितने भी गेन्स आए और प्रिंसिपल वैल्यू है, उसका 1.5% वो रखेंगे और बाकी आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। तो ये तीनों में डिफरेंस होते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग द बेसिक। अब हम इन तीनों के डिफरेंसेस के एक एक पैरामीटर को समझ लेते हैं। कुछ एक पैरामीटर है जिसमें आपको समझने में उसका मदद मिलेगी। वो पैरामीटर इस हिसाब से हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट स्टाइल। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, और इंडेक्स और ईटीएफ पैसिवली मैनेज होते हैं, जहाँ पे कोई एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, वो केवल इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरा है ट्रेडिंग और या इन्वेस्टिंग। जब इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड में, दिन में एक बार आपकी एनएवी एंड ऑफ द डे एस्टेब्लिश होती है, वही आपको एनएवी मिलती है। और सेम ही पैसिव या इंडेक्स फंड में होता है, एंड ऑफ द डे में आपको एनएवी मिल जाती है। और ईटीएफ में वो आपको ट्रेडिंग आवर्स, जो कि आज के दिन मार्केट में आवर्स हैं 9:15 से लेके 3:30 तक, उस टाइम पे आपने खुद बिड करना है और कोई ऑफर करेगा तो आपको वो ईटीएफ की यूनिट्स मिल जाएंगी। तो आपने एक्टिवली मैनेज करना होता है। दूसरा एक्सपेंस रेशियो। एक्टिवली मैनेज फंड, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि 1 से 2% हो सकता है। पैसिव फंड्स में भी एक्सपेंस रेशियो होता है, वो भी एक्सपेंस फ्री नहीं होते, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है, जिसमें 0.1% से 1% तक आमतौर पर होता है। ओके। और ईटीएफ में, क्योंकि वहाँ पे भी पैसिव मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो अगेन कम होता है। फिर आते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तीनों में ही एज लो एज 1000 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे सेबी चाहती है कि आपको एज लो एज 100 रुपये में भी आप इन्वेस्ट कर सकोगे। अगली बात आती है लिक्विडिटी की, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको बेचना भी जरूरी होता है जानने के बारे में। तो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में गारंटीड होती है। ओके। कि अगर आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल करना का डिसाइड कर लिया, तो आप सेल करेंगे, आपके एंड ऑफ द डे एनएवी के हिसाब से आपके पैसे कम वाट में आपके अकाउंट में पैसे अगले 2 दिन में आ ही जाएंगे। ओके। पैसिव फंड भी इक्वली लिक्विड होते हैं, तो वहां पे भी यही होगा। लेकिन ईटीएफ में क्योंकि आपने ऑफर एंड बिड एंड मार्केट आवर्स में आपने खुद ने करना है, तो वहां पे लिक्विडिटी की कभी कभी इशू आ जाती है। तो एग्जांपल दें, अगर आपने अपने ईटीएफ की यूनिट को बेचना चाहा जिसकी एनएवी चल रही है 100, लेकिन बिल्डर है वो बोल रहा है मैं तो 80 ही दूंगा, या तो आप 80 पे दोगे, अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई खरीदने वाला 100 पे नहीं है, तो आपका वो लिक्विडिटी की इशू आ सकती है। दूसरा, उसमें एक इशू और भी आ सकती है कि यहाँ पे तो दिन में एक एनएवी होती है पैसिव फंड्स में और म्यूचुअल फंड में, वो एंड ऑफ द डे डिसाइड करती है डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट। ईटीएफ में एनएवी अलग हो सकती है और बिड प्राइस अलग हो सकता है, या ऑफर प्राइस अलग हो सकता है। इवन जब हमने देखा था कोविड के टाइम में, एक दिन था जहाँ पे एनएवी से 14-15% डिस्काउंट पे लोग खरीदने के लिए तैयार थे, जो बिड करने वाले थे। तो किसी ने बेचना था तो जो मार्केट गिरी वो प्लस वो 14 से 15% का वो नुकसान उठाना पड़ा। और अभी भी जिस दिन इलेक्शन डे था, उसमें आप देख भी सकते हो, निखिल कामत ने जरोदा पे ट्वीट भी डाला था कि ईटीएफ्स के प्राइसेस वर बिहेविंग इरेटिक, जहाँ पे जो एनएवी है उसके 4-5% ऊपर नीचे घूम रहे थे, तो वो भी आपने देखना होता है। अगला रहा टैक्स एफिशिएंसी की बात। तीनों ही टैक्स एफिशिएंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप उसमें एटीसी में जो 1.5 लाख रुपए का लिमिट होता है वो का फायदा भी उठा सकते हो। हालांकि अभी 1-2 इंडेक्स फंड भी आ गए हैं जिसमें कि आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, लेकिन इतने लिक्विड नहीं है, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। और ईटीएफ में तो ये अभी तक मैंने तो देखा नहीं है। रहा डीमैट अकाउंट की, देखो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, पैसिव फंड्स के लिए भी जरूरत नहीं है, लेकिन ईटीएफ क्योंकि आपने ऑनलाइन ट्रेड करना है, रियल टाइम ट्रेड करना है, तो वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट खोलने का जरूरत पड़ेगा। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर, ये टेबल तो काफी क्लियर है, अब इसके प्रॉस और कॉन्स भी समझ लेते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के प्रॉस ये है कि वहाँ पे जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा होता है आपके फंड्स को, और उसका एम होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाना।
बिल्कुल। तो एक प्रोफेशनल आपका मैनेज कर रहा है जिसमें आपने कुछ रिसर्च नहीं करना और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, और उसका मेन एम होता है कि जो इंडेक्स है जिसको उसकी बेंचमार्क इंडेक्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे आपको ज़्यादा रिटर्न बनाना, उसको बीट करना। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, रिसर्च इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैक्सिमम रिटर्न बना पाए, वो एक रिस्क हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में वो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बना के ही देते हैं। दूसरा रहा पैसिव फंड में या इंडेक्स फंड में, वहाँ पे फंड मैनेजर नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा किसी को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंडेक्स जैसे बिहेव कर रहा है वैसे आपके रिटर्न बनेंगे। दूसरा है, काफ़ी लोग बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में लगाया तो इंडेक्स के बराबर रिटर्न आएंगे। आंसर नो है, क्योंकि इंडेक्स फंड का बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है जब वो इंडेक्स को मैच कर ले, लेकिन उसमें भी आपकी एक्सपेंस रेशियो होती है। तो एक्सपेंस रेशियो उतना ही इंडेक्स से माइनस हो गया आपका रिटर्न। दूसरा होता है उसमें ट्रैकिंग एरर होता है, क्योंकि अगर आज इंडेक्स के हिसाब से कंपोजिशन चेंज करना है तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे करूंगा मैं, तो उसमें ट्रैकिंग एरर होता है जो कि पाया गया है अप टू 1%। तो नॉर्मली इंडेक्स फंड के रिटर्न्स 1 से 1.5% माइनस द इंडेक्स रिटर्न्स होते हैं। और यहीं पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात कर रहे होते हैं तो न्यूज़ में आता रहता है कि भाई उसने इतने 10% या 20% म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स को बीट नहीं किया, लेकिन वो तो 10-20 ने बीट नहीं किया, उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक्टिव म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहाँ पे तो 100% पैसिव फंड्स कभी भी इंडेक्स को बीट करते ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे टेक्निकली। तो यहाँ पे तो गारंटीड का सौदा है कि इंडेक्स से -1 to 1.5% आपका रिटर्न मिलेगा। एक और एडवांटेज है इसका, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है तो आपको लगता है कि मेरे कम पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न की गारंटी नहीं है। अभी आते हैं ETF में। तो ETF भी पहले तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे पैसिवली मैनेज होते हैं, तो उसमें कोई सी फंड मैनेजर का बायस नहीं है उसमें, और जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं उसमें से माइनस करके, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो है, वहाँ पे होता है एक इंपॉर्टेंट प्राइस होता है जो इम्पैक्ट प्राइस होता है, कि बिड एंड ऑफर में जो डिफरेंस है या एक्चुअल NAV ऑफ द ETF है वर्सेस जिस पे आप बेच पाए, कोई बिडर मिला, वो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, वो काफ़ी एट टाइम्स ज़्यादा हो सकता है अगर वो ETF लिक्विड नहीं है तो। और ETF इंडिया में आज भी लिक्विडिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपको समझने चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ने हमने देखा है कि उनका फीलिंग होता है कि अगर मैंने एक्सपेंस रेशियो बचा लिया तो मैं एक्स्ट्रा गेन्स कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, रिटर्न्स अलग है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो हाई है कहीं पे, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली उधर पैसा लगाना चाहिए। तीसरा है एक सिंपलिसिटी। लोगों को लगता है कि भाई इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बड़ा सिंपल है। सिंपल तो नहीं है। क्यों? किस इंडेक्स फंड में लगाओगे? क्योंकि इंडेक्स फंड तो 400 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। 400 में से बेस्ट या आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल है उसको रिसर्च करना आसान तो नहीं है। तो कहने के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग और ETF इन्वेस्टिंग सिंपल है, सिंपल नहीं है। सो ये प्रॉस और कॉन्स समझने के बाद अगर किसी इन्वेस्टर को डिसाइड करना हो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो उसे क्या फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे? देखो, जैसा मैंने बताया कि आपने तीनों इंस्ट्रूमेंट को, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, पैसिव फंड्स और ETF को समझ लिया। उसके बाद में अगर आपने जो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट सदा ही पर्सनल होता है। तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले अपना डिसाइड करना चाहिए मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है, और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। और इसके साथ साथ ऐसा भी ना करें कि मैंने इन्वेस्ट तो कर लिया और रिटर्न्स भी आ गए, लेकिन रास्ते में मैं अनकंफर्टेबल हो गया, वो भी है। तो अपना कंफर्ट भी देखना है, और वो हर इन्वेस्टर का अलग अलग होता है। इनमें से अगर आप रिसर्च करके खुद कर सकते हो, आप अगर ETF मैनेज कर सकते हो, एक्टिवली मैनेज कर सकते हो तो ETF, लेकिन आपको पूरा 9:30 से 3:30 तक बैठना पड़ेगा, और साथ में उसका इम्पैक्ट कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऑफर और बिड वाला उसमें वो इशू होता है, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, तो उसके लिए ETF। पैसिव फंड्स है तो यस, अगर आपने एक्सपेंस रेशियो कम रखना है या खर्चा कम रखना है तो ऑब्वियसली पैसिव फंड और ETF हो गए, लेकिन वहां पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं उसके माइनस। और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ने आज तक ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडेक्स को बुरी तरह बीट किया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दें तो पिछले 29 साल पहले निफ्टी आई थी 1996 में, तब से 29 साल हो गए, वो
₹1,000 से आज उसकी वैल्यू 23,300-400 चल रही है। तो इन ए वे उसने 11.5% रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी इंडेक्स ने। ओके। जब 11.5% निफ्टी इंडेक्स ने दिए हैं, और क्योंकि अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो कुछ एक्सपेंस रेशो होता जो कि पहले आधा से 1% होती थी, प्लस ट्रैकिंग एरर होता, तो 1 से 1.5% उसमें चला गया, तो आपने रह के 10% रिटर्न्स कमाए होते इंडेक्स में। अभी आप देख लीजिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, किस म्यूचुअल फंड ने पिछले 20-25 साल में 12-13% से नीचे रिटर्न्स दिए, शायद आपको कोई भी ना मिले। तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ने 22-24% तक भी रिटर्न्स दिए हैं पर एनम। तो बेस्ट रिटर्न्स, अगर आप विश्वास रखते हो कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स बना सकता है, हालांकि वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो आप उधर जाइए। अगर आपने पैसिव में विश्वास रखते हो एंड आप मैनेज कर सकते हो, तो इंडेक्स और ETF में भी जाइए। तो आपने उस हिसाब से डिसीजन लेना है, उसमें आपका डिसीजन आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होगा। दूसरा है कि जब इंडेक्स में जाओगे तो जरूरी नहीं है कि इंडेक्स, लोगों को लगता है कि इंडेक्स सेफ है। सेफ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने में ही इवन निफ्टी इंडेक्स हैज फॉलन बाय 10-12% एंड मिड कैप एंड अदर इंडेक्सेस हैव फॉलन अप टू 20%। तो आपका पोर्टफोलियो उतना गिरा होगा कम से कम। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड तो इतना नहीं गिरे, तो वहाँ पे आपने रिटर्न्स भी ज़्यादा कमाने की क्षमता है और नीचे प्रोटेक्शन का भी पोटेंशियल है, क्योंकि वो एक्टिव कॉल ले सकते हैं। क्योंकि एक इक्विटी फंड में वो उसका मैंडेट होता है कि मिनिमम 65% इक्विटी में आपने इन्वेस्ट करना है, 35% आप डेट या कैश में भी हो सकते हो, तो वो तो कॉल ले लेगा, लेकिन इंडेक्स नहीं लेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी के स्टॉक्स गिरे, तो इंडेक्स में तो अडानी के 2 स्टॉक्स तो थे, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट। तो अगर वो 40-50% गिरे, इंडेक्स फंड तो उससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने तो आधों के पास तो वो थे ही नहीं, और जिसके पास थे तो ही कुड बाय मोर और ही कुड सेल आउट ऑल्सो। एंड सेम जैसे यस बैंक था, जब यस बैंक 300-350 रुपये से 10 रुपये तक नहीं आया, क्योंकि इंडेक्स में तो 6 महीने में रिवाइज होता है, तो यस बैंक का पूरा जो इम्पैक्ट था जो लॉस का इंडेक्स फंड में आया, एक्टिव म्यूचुअल फंड में तो नहीं आया, या जिस पे था उसको आया, क्योंकि वहाँ पे कंपल्शन नहीं होता। तो यहाँ पे कंपल्शन होता है। तो इंडेक्स, अभी ये सब समझने के बाद और अपने रिस्क एपेटाइट और पोटेंशियल के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। कौन सा बेस्ट है वो कहना हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है। जहाँ तक ETF की बात है, और जैसा कि मैंने दिखाया है कि वो इम्पैक्ट कॉस्ट, इवन जरोदा की साइट पे भी आप जाके कह सकते हो कि इवन इन द मंथ ऑफ जून 2024 दे वर वेरिंग बाय 4 to 5%। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन। और अब मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनके लिए। यस, देखो पहली बात तो इन्वेस्ट जरूर करना है। अभी कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको दोनों तीनों इंस्ट्रूमेंट बता दिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स में देखें तो म्यूचुअल फंड वगैरह ने आपको 15-16% रिटर्न्स आराम से दिए हैं। जब आपके 15-16% रिटर्न्स होते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि 72 बाय द रिटर्न्स यू आर गेटिंग। अगर मैं 15% से कैलकुलेट करूँ, 72 बाय 15% आता है 4.5 साल। मतलब कि हर 4.5 साल में आपके पैसे डबल हुए हैं। बिल्कुल। जब 4.5 साल में म्यूचुअल फंड के थ्रू डबल हुए हैं, तो आप इसको कंपेयर कर लिए, जब आप FD में रिटर्न्स आते हैं, टैक्स कट कटा के आपको 6-7% आते हैं, तो वहाँ पे 10-12 साल में होते हैं। अगर 9 साल में 4 गुना रिटर्न और 18 साल में 8 गुना रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं। तो जिसने भी मार्केट में पैसे लगाए हैं और सेंसिबली लगाए हैं, तो मार्केट ने अगर 14-15% रिटर्न दिए हैं, तो आपके 4.5-5 साल में डबल हुए हैं। बिल्कुल। 10 साल में 4 गुना हुए हैं, और 15 साल में 8 गुना हुए हैं, और 20 साल में 16 गुना हुए हैं। तो ये पोटेंशियल है मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स बनाने का। आपको भरोसा है तो आप इन्वेस्ट करिए और फायदा जरूर उठाइए। और भरोसा है नहीं, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और उनके आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।